दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 8 से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी लिविंग सेल से कैसे न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए को अलग किया जाता है। तो आइए पहले समझते हैं कि हम कितने टाइप के डीएनए को अलग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि हम 3 टाइप के डीएनए को अलग कर सकते हैं। पहला है टोटल सेल डीएनए और सेकंड है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और थर्ड है फेज डीएनए। तो टोटल सेल डीएनए निकालने के लिए 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है सेल कल्चर, यानी कि सेल को कलेक्ट किया जाता है, टिश्यू को कलेक्ट किया जाता है। सेकेंड स्टेप है सेल लाइसिस, थर्ड स्टेप है डीएनए प्यूरिफिकेशन और लास्ट स्टेप है डीएनए कंसंट्रेशन। तो जो सेल लाइसिस है ये 2 तरीके से होता है, मैकेनिकल लाइसिस और केमिकल लाइसिस। वही हम बात करें डीएनए प्यूरिफिकेशन की, तो डीएनए प्यूरिफिकेशन किया जाता है ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन से, एंजाइम डाइजेशन से या फिर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से, और इसी के साथ साथ यूज़ ऑफ सिलिका एंड ग्वानिडियम थायोसाइनेट का यूज़ किया जाता है। और वहीं बात करें डीएनए कंसंट्रेशन की, तो डीएनए कंसंट्रेशन एथेनॉल प्रेसिपिटेशन से किया जाता है। तो डीएनए एक्सट्रैक्शन का जो आज मैं मेथड बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही कॉमन और मोस्टली यूज़ होते हैं, जिन्हें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन के पहले टाइप की ओर, जो कि है टोटल सेल डीएनए। तो इसमें हमें जो डीएनए लेना है वह डीएनए लिया जा सकता है प्रोकैरियोटिक सेल से, या फिर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्लांट सेल, फिर या फिर एनिमल सेल से लिया जा सकता है। तो इस विधि में करते क्या है कि उस ऑर्गेनिज्म में जो सेल है उस सेल में जितने भी डीएनए हैं, जैसे कि अगर न्यूक्लियस में डीएनए है जिसे हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं, इसी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं जैसे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो या फिर प्लास्टिड में हो, इन सभी डीएनए को निकाला जा सकता है। दूसरा जो टाइप है डीएनए एक्सट्रैक्शन का, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या होते हैं? तो जो जीनोमिक डीएनए के अलावा डीएनए पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जैसे अगर हम बात करें बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है प्लाज्मिड, और वहीं बात करें हम यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। थर्ड टाइप का जो डीएनए एक्सट्रैक्शन है जो कि बहुत ही कॉमन है वो है फेज डीएनए का, ठीक है। यानी कि जो बैक्टीरियोफेज डीएनए है उसके हम कैप्सूल को रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद जो डीएनए है उसको अलग करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टोटल सेल डीएनए आइसोलेशन के बारे में जानेंगे, जो कि इन तीनों मेथड में सबसे सिंपल है, जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल सेल डीएनए करने के लिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है बैक्टीरिया, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो सबसे पहले हम बैक्टीरियल सेल को कल्चर मीडिया में कलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग, यानी कि बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग उसे हम न्यूट्रिशन देते हैं कल्चर मीडिया में। तो जब कल्चर मीडिया में रिक्वायर्ड बैक्टीरियल सेल की डेंसिटी आ जाती है तो इसका हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, और जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो जो बैक्टीरियल सेल है वो पेलेट में आ जाते हैं। इसके बाद सेल लाइसिस करते हैं, जिससे कि सेलुलर जो कंटेंट है वो अलग हो जाते हैं, जिसे कि हम सेल एक्सट्रैक्ट कहते हैं। फिर इसके बाद होता है डीएनए प्यूरिफिकेशन। तो डीएनए प्यूरिफिकेशन में होता क्या है कि सेल एक्सट्रैक्ट में से जो डीएनए होता है वो अलग हो जाता है, और डीएनए के अलावा जितने भी एक्सट्रैक्ट हैं वो सभी भी अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि आपको डीएनए अलग दिख रहा है और जो सेल के एक्सट्रैक्ट हैं वो अलग दिख रहे हैं। और लास्ट स्टेप में डीएनए को अलग किया जाता है, जो कि कहलाता है कंसंट्रेटेड डीएनए। तो आइए पूरे स्टेप को हम डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो बैक्टीरियल सेल है उसे हम कल्चर करते हैं, और कल्चर करने के बाद हम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो इस स्टेप में होता क्या है, जो बैक्टीरिया होता है पैलेट के रूप में नीचे की ओर इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप होता है वो होता है सेल लाइसिस। तो सेल लाइसिस होता क्या है पहले समझते हैं। तो हम सभी जानते हैं जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें 2 लेयर होती है। तो अंदर की ओर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सबसे बाहर की ओर होती है सेल वॉल। तो बैक्टीरियल सेल के जो दोनों लेयर हैं, इन दोनों लेयर को हटाकर उसके अंदर के जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसको बाहर निकालना ही कहलाता है सेल लाइसिस। तो आपको बता दें कि जो सेल लाइसिस है ये 2 तरीके से होता है। पहला है मैकेनिकल और दूसरा है केमिकल।
तो मैकेनिकल प्रोसेस को हम फिज़िकल मेथड भी कहते हैं। तो इसमें फ़िज़िकल फोर्स यूज़ करके हम सेल लाइसिस करते हैं और जनरली ये मेथड यूज़ नहीं किया जाता। प्लांट टिश्यू में ये टेक्निक यूज़ किया जाता है जिसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। सेल लाइसिस का जो दूसरा मेथड है वो है केमिकल मेथड और सबसे ज़्यादा इसी मेथड का यूज़ किया जाता है सेल लाइसिस के लिए। तो डीएनए एक्सट्रैक्शन जो होता है इस विधि द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसमें जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं लाइसोजाइम, ईडीटीए और डिटर्जेंट। तो सेल लाइसिस के बाद सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल बचे होते हैं उसे हम सेल डिब्रीज कहते हैं। तो लास्ट में हम क्या कहते हैं, सेल डिब्रीज को रिमूव करके हम केवल सेलुलर कंपोनेंट के जो क्लियर सॉल्यूशन है उसको यूज़ करते हैं। तो अगले स्टेप में जो सेलुलर कंपोनेंट है उनको यूज़ किया जाता है, उनका हम क्लियर सॉल्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसका सेल लाइसिस किया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम से। तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है उस लेयर को ख़त्म कर देता है या फिर आप कह सकते हैं कि इस लेयर को गला देता है। तो ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है नेचुरली मिलता है जैसे हमारे टीयर्स में, स्लाइवा में, ठीक है, यहाँ पर आपको लाइसोजाइम एंजाइम मिल जाएंगे। वही हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में प्लांट की, तो अगर हमें प्लांट के सेल का सेल लाइसिस करना है तो इसके लिए हम लाइसोजाइम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो लाइसोजाइम है वह प्लांट के सेल वॉल को गला नहीं सकता क्योंकि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो यहाँ पर हम मैकेनिकल लाइसिस का यूज़ करते हैं। तो जिस भी प्लांट सेल से लाइसिस करना हो, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं प्लांट का पार्ट लीफ, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, लीफ को ले लेते हैं। लीफ को लिक्विड नाइट्रोजन में मॉर्टर और पेस्टल से हम ग्राइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिक्विड नाइट्रोजन इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके संपर्क में जो सेलुलर कंपोनेंट आते ही फ्रीज हो जाते हैं। और जब हम सेल को या फिर टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो जो टिश्यू होता है वो पाउडर फॉर्म में पल्वराइज हो जाते हैं। इसके बाद जो फ्रोज़न पाउडर है इसे इमीडिएटली डीएनए एक्सट्रैक्शन बफर में डाल देते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, चाहे बैक्टीरियल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, जब भी हम इसे डीएनए एक्सट्रैक्शन बफर में मिलाते हैं तो वहाँ पर ईडीटीए ज़रूर ऐड किया जाता है। ईडीटीए डाई वैलेंट कैटायन, मतलब वो आयन जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम आयन को किलेट करता है। इसके दो फ़ायदे होते हैं। पहला कि ये जो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वॉल में लाइपोपॉलीसैकेराइड पाया जाता है जो कि मैग्नीशियम और कैल्शियम कैटायन की वजह से स्टेबलाइज फॉर्म में रहते हैं। तो जब हम ईडीटीए डालते हैं तो ईडीटीए इन कैटायन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लेता है। इसका मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो बैक्टीरिया में सेल वॉल है उसमें इस कैटायन की जगह होल बन जाते हैं जिसके कारण सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डीस्टेबलाइज हो जाता है और इसके साथ ही जो सेल होता है वो ब्रस्ट हो जाता है और इसके साथ ही सेल के अंदर जितने भी सेल कंपोनेंट होते हैं वो एक साथ बाहर चले जाते हैं। और आपको बता दें कि इन्हीं सेलुलर कंपोनेंट में डीएनए होता है। और आपको बता दें इन डीएनए के साथ साथ एक और एंजाइम रिलीज होता है जो कि होता है डीएनएस। आपको बता दें कि ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए को डिग्रेड करते हैं। तो यहाँ पर डीएनएस जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें जो डीएनए चाहिए वो कंप्लीट फॉर्म में चाहिए, हमें डिग्रेडेड फॉर्म में नहीं चाहिए। तो डीएनएस एंजाइम से बचने के लिए कुछ उपाय है, आपको बता दें। तो जो डीएनएस एंजाइम है इसको एक्टिवेट होने के लिए चाहिए होता है मैग्नीशियम आयन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम आयन को फैक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जो मैग्नीशियम आयन है इसको ईडीटीए ने पहले ही किलेट कर रखा है। तो जब मैग्नीशियम को फैक्टर रहेगा ही नहीं तो डीएनएस कैसे फंक्शन करेगा? तो जब डीएनएस फंक्शन ही नहीं करेगा तो वह डीएनए को कैसे डिग्रेड कर पाएगा और इस तरह से जो डीएनए होता है वो बच जाता है। तो इस तरह से जो ईडीटीए है यह दो तरह से इम्पॉर्टेंट है सेल लाइसिस में। यहाँ पर आपको बता दें कि बैक्टीरियल सेल के लिए ईडीटीए काफ़ी होता है, परंतु कुछ केसेस में डिटर्जेंट यूज़ किया जाता है। तो डिटर्जेंट के रूप में यूज़ किया जाता है सोडियम डोडेसिल सल्फेट, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं SDS। तो डिटर्जेंट क्यों यूज़ होता है आपको बता दें,
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बायलेयर होती है लिपिड और प्रोटीन की। तो होता क्या है कि डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस लिपिड बायलेयर को हटाकर उसकी जगह को ले लेते हैं, जिससे कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हो जाती है। तो एनिमल के केस में अगर हमें सेल लाइसिस करना है तो उस केस में केवल डिटर्जेंट ही काफ़ी है, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, केवल सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, जो डिटर्जेंट है ये सेल लाइसिस तो करता है, लेकिन एनिमल के केस में तब भी ADTA यूज़ करना होगा, भले हमें सेल लाइसिस नहीं करना है, परंतु डीएनएस की जो एक्टिविटी है उसको हमें क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। तो इसलिए हम EDTA तब भी यूज़ करेंगे। सेल लाइसिस के बाद जो अगला स्टेप होता है, जो सेल कंपोनेंट थे वो अलग हो गए, ठीक है, परंतु जो सेल वॉल है, जो उसके डिब्रीज है, उनको हटाना। तो अब हम अगला जो स्टेप यूज़ करेंगे वो है रिमूवल ऑफ सेल डिब्रीज। तो इसके लिए हम करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या होता है, जो सेल डिब्रीज हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं, और जो भी सेल एक्सट्रैक्ट है यानी कि DNA है, RNA और प्रोटीन है, वो आपको क्लियर सोल्यूशन के रूप में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर सेल लाइसिस वाला जो स्टेप है वो ख़त्म होता है। अब अगला जो स्टेप है, सेल एक्सट्रैक्ट से RNA और प्रोटीन को हटाना और प्योर DNA को एक्सट्रैक्ट करना। तो सेल एक्सट्रैक्ट से प्योर DNA प्राप्त करने के बहुत सारे स्टेप हैं, जिन्हें हम आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि हम प्यूरिफिकेशन ऑफ DNA के बारे में जानेंगे। इसके कौन कौन से स्टेप हैं, कौन कौन से मेथड हैं, उन सभी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।